हाँ भाई, तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि टी आई आर कब होगा, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी उसके अंदर, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अब उसके ग्राफ काफी बार आते हैं डेल्टा एंड आई के, राइट, इन टी आर आई आर का केस पढ़ेंगे, एंड ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। तो पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या हो रहा था जब भी जो रेज है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी। तो कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस से रे जो है वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है, जो 100% रिफ्लेक्ट करती है, राइट। उस फिनोमेनन को हमने बोला था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल केस में रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, लेकिन जब भी पूरी लाइट आ जाती है तो उसको हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला था। अब एक बात समझो, चलिए ये ले लो, डेंसर है तो जिसका एन डी है और रेयर है तो एन आर है। तो पहली बात, जब भी अपन को अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो क्रिटिकल एंगल बहुत ही आसान तरीके से निकल सकता है, साइन सी विच इज इक्वल टू एन आर बाय एन डी, बस सिंपल, और कुछ तुम्हें करना ही नहीं है। एंड रेयर बाय एन आंसर कर दो तो तुम्हें साइन आ जाएगा किसका, क्रिटिकल एंगल का। तो यहाँ से सी निकल सकता है, साइन इनवर्स वगैरह वगैरह। सो लेट्स से कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो वहां से जो रेज है वो ऐसे डेविएट होगी, ये है आर, और ये एंगल बड़ा होगा, राइट, क्योंकि ये रेयर है, ये डेंसर है। तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इतना था, राइट, और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, आई आर माइनस आई। अब मैं तुम्हें ये पूछूं कि व्हाट वुड बी द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। सोचो जरा सा, डेल्टा और आई के बीच का जो ग्राफ है वो किस टाइप का ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसा कुछ भी आप बता सकते हो। डेल्टा और आई, ये अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, जिसमें x है i की जगह और ये है ये। बट यहाँ पर जो c था वो कांस्टेंट टर्म हुआ करता था, बट यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये r है, राइट, ये r है, एंड r कांस्टेंट नहीं है, और r भी वेरिएबल है। r किसके टर्म में वेरिएबल है, r i के साथ वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज ही होगा, राइट, क्योंकि हमें पता है एन डी sin I that will be equal to nr sin r, राइट। तो यहां से देखो sin r की वैल्यू क्या आ गई, एन डी बाई एन आर, क्लियर है, इंटू साइन आई। तो यहां से देखो r की वैल्यू क्या आई, एन डी सॉरी साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर इंटू साइन आई, राइट। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई r की, जो i पे डिपेंड कर रही है, विच इज नॉट कांस्टेंट। तो ये जो रिलेशन है डेल्टा दैट इज इक्वल टू आर माइनस आई, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है, राइट। ये स्ट्रेट लाइन दिखता है बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि दिस आर इज नॉट कांस्टेंट टर्म। अब देखो तो रिलेशन कैसा होगा, तो ये कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है। स्टैंडर्ड रिलेशन इन द सेंस कि सर्कल का एक इक्वेशन आता है, हाइपरबोला का, पैराबोला का, सबका एक एक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का है। तो ये ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, ये ऐसा कोई जनरल इक्वेशन जैसे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, राइट। तो उसी टाइप से अपन बनाएंगे, बाकी ग्राफ्स कैसा आएगा वो मैं बता दूंगा। तो ये डेल्टा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, हमें बस ग्राफ याद रखना है, एन डी बाई एन आर इंटू साइन आई माइनस आई, राइट। तो ये आ गया डेल्टा और आई के बीच का इक्वेशन। अब हम थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखो ध्यान से, लेट्स से इस एक्सिस पे हम डेल्टा ले ले और इस एक्सिस पे हम आई ले ले। देखो काफी सारी चीजें मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखो, ग्राफ से हटके भी कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें होगी जो अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना इसको, राइट। सो लेट्स से जब आई की वैल्यू 0 है, व्हेन आई इज इक्वल टू 0, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तब मुझे सोच के बताओ कि व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। क्योंकि तुम लोग सोचोगे आई की वैल्यू 0 रखी तो ये 0, क्योंकि साइन आई 0, तो साइन इनवर्स 0 इज 0, और आई तो 0 है ही, तो डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। चलिए अब मैं करूं आई की बात कब, जब आई इज इक्वल टू सी हो जाए, क्योंकि आई की बात जो सी हो रहा है, क्रिटिकल एंगल जितनी वैल्यू हो रही है उस केस में तो हमें गड़बड़ी महसूस हो रही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब सी के बराबर हो जाएगी तो यहाँ साइन सी पुट करो, देखो ये डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, ये मैं इस पर्टिकुलर आई की वैल्यू सी पुट करने के बाद लिख रहा होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर साइन सी माइनस आई की वैल्यू क्या है, सी।
देखो ये सारी चीजें लिख ली अपन ने, और अपन ने सही तो लिखा, बिल्कुल सही लिखा है ना, ये आ गया। और साइन सी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं एनआर बाय एनडी है, तो यहाँ एनआर बाय एनडी पुट करोगे तो देखो एनआर एनआर से कैंसिल, एनडी एनडी से कैंसिल, राइट, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर। सो दिस विल बी साइन इनवर्स 1 माइनस सी, so the value of delta will be pi by 2 minus c because sin inverse 1 is equal to pi by 2, right। और किसी को बायोलॉजी वाले sin pi by 2 that is equal to 1 होता है, तो pi by 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, sin inverse 1, राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस सी, इन द सेंस कि जब आई की वैल्यू 0 थी तो डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो मतलब ग्राफ तो भाई 0 0 से एक पॉइंट तो ये रहेगा और एक पॉइंट इसका रहेगा। जब आई की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी, आई की वैल्यू जब सी के बराबर हो जाएगी तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी भाई, क्योंकि ये जब क्रिटिकल एंगल हो जाता है तब रे तो भाई ऐसे निकलती है ना, हम जानते हैं। तो आर की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई और डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 2 माइनस सी, या तो सीधा यहाँ भी पुट कर सकते हो आर की वैल्यू और सी की वैल्यू, राइट। तो डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस सी, तो एक यहाँ पर कहीं डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस सी लिख देते हैं और आई की वैल्यू लिख देते हैं सी, राइट। अब मेन बात ये है कि ये ग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ के बीच में कैसे वेरी करता है। ये एक देखो जनरल रिलेशन है, नहीं स्ट्रेट लाइन, नहीं पैराबोला, नहीं हाइपरबोला। ये जो ग्राफ है वो ऐसा आता है, ठीक है, जो तुम्हें पैराबोला जैसा दिखेगा बट ये पैराबोला नहीं है, ये कोई रैंडम ग्राफ है, तुम्हें बस इसको मेमोराइज कर लेना है कभी आ गया तो, राइट। ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, पैराबोला जैसा दिखता है बट ये पैराबोला जैसा है नहीं, ठीक है। अब सोचो सी के बाद क्या होता है, राइट। यहां तक कि आइए सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, फिर मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आगे की कुछ और समझाना है मुझे आगे की बातों पे, राइट। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है कि भाई आई की वैल्यू, पहली बात ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है, राइट। आई की वैल्यू चेंज होगी तो आर की वैल्यू भी चेंज होगी, तो ये रिलेशन हमने लिख लिया। फिर यहां से अपने को पता पड़ा आई 0 है तो डेल्टा भी 0 है, ना आई सी है तो डेल्टा इतना है, तो उसके हिसाब से ये ग्राफ बन गया। अब देखो आगे की बातें करते हैं कि जब आई की वैल्यू सी से बड़ी हो जाए तब डेल्टा की वैल्यू कहां से कहां जा सकती है, राइट। चलिए भाई ठीक है भाई, देखते हैं, राइट, मिटा रहा हूं उसको। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, और उसी एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे लेट्स से हमें अगर दो मीडियम ऐसे दिए हैं, ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सबसे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है, राइट। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भाई मैंने बताई एन डी बाय एन आर, राइट, सॉरी एन आर बाय एन डी, रेयर बाय डेंसर, तो साइन उसका भी तो 1/2 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/√2 क्या रहेगा, π/4 या तो 45 डिग्री। तो सोचो इसका क्रिटिकल एंगल हमें मिल गया, और कोई भी दो मीडियम है तो क्रिटिकल एंगल तुम्हें आना चाहिए, राइट। तो सोचो कि ये जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो जब भी हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, हमें पता है जब क्रिटिकल एंगल पे फेंकते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 45। मैं केस ले रहा हूं, आसान डेटा है इसलिए, बाकी ये हर किसी वैल्यू ऑफ आई के एप्लीकेबल है, हर कोई मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो सी की वैल्यू 45 हो गई, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, देखो सोचो, ये है डेल्टा, कितनी हो गई, ये 45 है तो ये भी 45, तो ये भी, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, तो ये भी क्या हो गया, हाँ तो सीधा जाना चाहिए था, तो इसका डेविएशन हो गया कितना, 45 डिग्री, राइट। अब ये बात हमें पता पड़ी, और डेल्टा की वैल्यू ध्यान से देखो तो कितनी आती है, डेल्टा किसके बराबर था, r माइनस आई के बराबर, ठीक है। तो ध्यान से देखो r की वैल्यू हो गई 90 और ये है 45, तो डेल्टा की वैल्यू यहां से हमें 45 आ गई, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं π/2 माइनस सी, राइट, π/2 माइनस सी के बराबर ही तो है डेल्टा, कब, जब आई की वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर, तब ये आ गया। लेकिन जब आई की वैल्यू 45 से जस्ट आगे बढ़ जाए, मतलब 45.000000 ऐसा आ जाए, राइट, ये वाला केस तो अपना लास्ट वाला है। अब सोचो, अब ये मैं आई की वैल्यू 45 नहीं रख रहा हूं, ठीक है, अब ये वापस डायग्राम चेंज हो जाएगा। अभी डेटा तो वही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वही है 1 एंड √2। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई है
बट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये है I विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 45, या तो ऐसे समझो दैट इज इक्वल टू 45.0000000 लास्ट में 1, है ना, बहुत 45 जस्ट जैसे हमने फोकल लेंथ की बात करी थी वैसे। तो क्या होगा, तो हमें पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 मतलब क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तब रे जो है वो दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, मतलब इसी एंगल से वो वापस भी आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये एंगल C के बराबर ही मान सकते हैं हम, ऐसा मान लो C से थोड़ा सा ज्यादा है उसको C के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर हमने F के बराबर माना था, तो ये भी क्या है C के बराबर, राइट। तो सोचो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ गया, इतना डेल्टा। बहुत बढ़िया भाई, ये तो काफी अच्छी बात है। तो डेल्टा इतना आ गया, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है भाई, पाई माइनस 2 है, याद हो तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो पाई माइनस 2 आई दैट इज पाई माइनस 2c बिकॉज i इज 45 या तो c के बराबर। तो अपने को एक बात पता पड़ी कि जब i की वैल्यू c से थोड़ी सी ज्यादा है, c नहीं है थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब i की वैल्यू यहां से जब यहां शिफ्ट हो जाएगी तो डेल्टा की वैल्यू होगी पाई माइनस 2c। ठीक है, मतलब जस्ट ग्रेटर देन c है तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस 2c। और जब i की वैल्यू c के बराबर थी तो डेल्टा की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2 माइनस c के बराबर। देखो चेक करो, पाई बाई 2 माइनस c के बराबर, है ना, ये रही पाई बाई 2 माइनस c। तो यहां पर जब 45 से थोड़ा सा बढ़ा है तो कहां फर्क पड़ा, देखो ये डबल हो गया, मतलब कि मैंने i की वैल्यू जरा से यहां बढ़ाई, यहां से यहां बढ़ाई जरा सी वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू डबल हो गई, मतलब डबल मतलब यहां कहीं इसकी वैल्यू है जिसको अपन बोल देते हैं पाई माइनस 2c, तो डेल्टा की वैल्यू हो गई यहां पर, बट मैं यहां पर गोला लगाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट यहां पे इंक्लूडेड है। ठीक है, आई गेस ये बात तो पता ही होगी तुम्हें, राउंड करने वाली। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे सोचो क्या होगा। ठीक है, आगे वालों के लिए तो सारे सेम केसेस केस ही है, आए तुम लोग जैसे जैसे बढ़ाओगे उस तरीके से तुम लोगों को डेल्टा मिल जाएगा। ध्यान से देख लो इन ग्राफ्स को, राइट। अब आई की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं, सोचो आई की वैल्यू पहले तो हमने सी से बढ़ाई, सी से बढ़ाई, सी से जरा सी बढ़ाई तो डेल्टा की वैल्यू डबल हो गई, बढ़ाते बढ़ाते आई की वैल्यू कितनी कर सकते हैं भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू कितनी कर सकते हैं, सोचो 90। ठीक है, आई की वैल्यू जब 90 होती थी तो सोचो कि रे जो है, देखो आई की वैल्यू 90 वाला केस में अभी भी लूंगा, आगे वाले एग्जांपल्स के अंदर वापस इसका डिस्कशन होगा तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, कि आई की वैल्यू 90 इन द सेंस 90 से जस्ट कम, ऐसा इस टाइप का, और इस टाइप के इंसिडेंस को हमने बोला था ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस कि आई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर बढ़ती रहेगी तो क्या होगा। ठीक है, बट वो कोई दूसरा केस था याद हो तो, राइट। बट इस केस में अपन देखो आई की वैल्यू जब 90 के बराबर हम कर देते हैं, लेट्स से i इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो पाई बाई 2, राइट। इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि अब i की वैल्यू बढ़ाते जाओ 90 तक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये वाला रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i ही रहेगा, दैट मींस दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, राइट। और जब i की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी तो देखो डेल्टा क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ये डेल्टा और i का रिलेशन अब स्ट्रेट लाइन है, राइट, क्योंकि अब तो r का तो खेल ही खत्म हो गया। तो इन द सेंस कि जब i की वैल्यू c से थोड़ी सी आगे बढ़ जाए तो डेल्टा की वैल्यू पहली बात तो डबल हो जाएगी, फिर वहां से i की वैल्यू जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, पाई बाई 2, जब ये पाई बाई 2 हो जाएगी तब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, राइट। और यहाँ पर गोला करना मत भूलना। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तुम्हें समझना है अच्छे से, काफी डेली लाइफ में भी यूज होगा, अभी हम एक चीज की डिस्कशन करेंगे इस पे, राइट। तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई इन केस ऑफ PIR, कि कब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो क्या, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भाई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं, तो ग्राफ हो गया डेल्टा और आई का।
अब कुछ क्वेश्चन करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। बहुत ही ज्यादा अच्छे सवाल भी बन सकते हैं, मतलब उसके अंदर थोड़ा क्या सोचना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। लेट्स से मुझे एक ऐसी चीज दी हुई है, आगे आगे जाके हम प्रिज्म का डिस्कशन करेंगे। प्रिज्म, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल, और ये सवाल तुम्हें काफी जगह दिख भी जाएगा, हो सकता है मॉड्यूल में भी दिया हो, ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है तो ध्यान से देखते हैं। सो लेट्स से कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म हम पढ़ेंगे, इसको हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं, प्रिज्म सब जानते हैं। ये वाला जो एंगल है, लेट्स से ये वाला एंगल है फाई, है ना, ये एयर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुझे दिया है √2 के बराबर, राइट, और ये एंगल मुझे दिया है 5। और मैंने क्या किया है, यहां से एक रे ऐसे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे पास किए, इस तरीके से एक रे जा रही है। तो मुझे ऐसा सवाल पूछा है, फाइंड कंडीशन फॉर फाई फॉर TIR, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि फाई की ऐसी कंडीशन निकालो कि हमेशा TIR हो इस सरफेस पे, तो हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसको ट्राई करो, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सवाल है, आसान है बहुत, इसलिए सोचो। यस, ठीक है, आई होप ट्राई किया होगा, है ना। पहली बात, एन की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, तो सबसे पहले तुम लोगों को आ जाएगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पर दिया है n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर दिया है n इज इक्वल टू √2। तो पहली बात, जब यहाँ से यहाँ सीधा आएगा तो ये तो भाई पैरेलली मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली फेंका है, तो यहाँ पे विदाउट कोई रिफ्लेक्शन हुए सीधा चले जाएगा, और यहाँ से फिर होगा रिफ्लेक्शन। अब सोचो, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, इन द सेंस ये रे जो ऐसे जा रही है वो कुछ ऐसे ही ऐसे वापस आ जाए, कुछ ऐसे, ठीक है। और हम एक बात पता कर सकते हैं, अगर ये फाई है तो, अब सोचो अगर ये फाई है, अपन एक काम करते हैं, अगर ये फाई है, ये वाला तो एंगल 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो एक काम करते हैं, ये अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई है, अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, ठीक है, क्योंकि ये देखो इस टाइप के एंगल बन रहे हैं दोनों, ये फाई है तो भाई ये भी फाई रहेगा ना। तो हमें तो इससे मतलब है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला 90 माइनस फाई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा 90 माइनस फाई, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया अपने पास। अब मुझे यहाँ पर TIR कराना है। अगर मैं चाहता हूं कि TIR कराना है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज 90 माइनस फाइव, जो हमें जियोमेट्री से पता चला, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो अपन आराम से कर सकते हैं। और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है बच्चों, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू sin C which is equal to NR/ND always, राइट, which is 1/√2। तो यहां से C की वैल्यू आ गई बच्चों 45 डिग्री। तो इन द सेंस की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है शुड बी ग्रेटर देन 45, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमने अभी निकाली, किसके बराबर है 90 माइनस 5। इन द सेंस 90 माइनस 5 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 45, तभी ऐसा रहेगा कि ये जो रे है वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। इन द सेंस 5 शुड बी, सॉरी, यस, -5, अरे नहीं भाई, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, तो 45 आ गया, शुड बी ग्रेटर देन 5, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन 45, सॉरी 5 शुड बी लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन रहती है, तो TIR का यहाँ पर यूज आ सकता है अपने पास, ठीक है। तो एक सवाल हो गया, और किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, अब देखो वेरिएशन ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, छोटा छोटा वेरिएशन, और बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है किस तरीके से होगा। जैसे काफी बार, अब इस सवाल को बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर जमीन में है, राइट, हम जमीन में बैठे हुए हैं, जमीन में नहीं, हम पानी के अंदर बैठे हुए, तालाब के अंदर बैठे हुए हैं, और हमें बाहर की चीज देखनी है, हम मछली है, हम जलपरा है, हम जलपरी है, हमें बाहर की दुनिया देखनी है। तो ऐसा आता है कि मुझे कितना एरिया लगेगा बाहर का, मुझे पूरी दुनिया देखने के लिए। देखो, हम चाहते हैं कि अगर मुझे बाहर की दुनिया दिखे, ठीक है, तो मुझे सारे एरिया में नहीं दिखेगी। सारे एरिया में क्यों नहीं दिखेगी वो मैं बताता हूं। लेट्स से एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं। एक तालाब है, राइट, एक तालाब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, राइट, और यहां पर
एक लाइट बल्ब मुझे दे रखा है, एक लाइट बल्ब मुझे दे रखा है, ये जो लेंथ है वो दी है 1 मीटर, यहां पर लाइट बल्ब दे रखा है। मुझे ऐसा पूछा है कि ये लाइट बल्ब जो है, और लेट्स से एक काम करते हैं, इसका एन ले लेते हैं √2 और इसका एन ले लेते हैं 1, है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। तो लाइट बल्ब दे रखा है, तो अगर मुझे लाइट बल्ब यहां दे रखा है तो एक बात तो पक्की है कि बाहर जो कोई आदमी खड़ा है, तो तालाब, ये तालाब के अंदर वाली बात है, ये पानी है ऐसा मान लो, ठीक है, तो जो बाहर आदमी है उसको भी तो बल्ब दिखाई देगा, बट सारा नहीं दिखाई देगा। तो सवाल है कि फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच, ठीक है, एरिया ऑफ ब्राइट पैच का एक बार और सवाल आ चुका था, मतलब कौन कितना एरिया है जो ब्राइट दिखेगा मुझे, ठीक है। तो पहले तो भाई ये ट्राई करो, कितना ब्राइट दिखेगा, 1 मीटर डिस्टेंस है ये वाली, सोचो सोचो सब लोग, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ब्राइट पैच, राइट, ये बड़ा तालाब है ऐसा, सोचो, यस। तो देखो इसके अंदर ये होगा कि लाइट बल्ब जो है उससे कुछ रेज जाएगी ऊपर, ठीक है, कुछ रेज ऐसे जाएगी, पहले तो जैसे ऐसे जा रही है तो बाहर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि वो रेयर से डेंसर में जा रही है, कुछ रेज जो ऐसे रहेगी वो भी कुछ ऐसे जाएगी, बट जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे ऐसे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा कि कैसा आएगा, सी के बराबर आ जाएगा। लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया, सी के बराबर, और इस सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इस साइन सी की वैल्यू होगी हमेशा एन आर बाय एन डी, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री, इन द सेंस कि जब मैं 45 डिग्री पे फेंकूंगा रे बल्ब या कोई भी आदमी, अब अगर हम नीचे बैठे हुए हैं तो हमारी आंखों से जो रे जाएगी, अगर मुझे बाहर की चीजें देखनी है तो वो यहीं आनी चाहिए, मतलब हमारी आंखों से रोशनी उधर जानी चाहिए, ठीक है। सवाल इसी टाइप का है, बट सेम चीज अब यहाँ पर 90 हो जाएगा, लेकिन अब सी से थोड़ा सा भी बढ़ गया, जैसे अभी मैंने बात करी थी 45.0000, तो वहां से रेज ऐसे आने स्टार्ट हो जाएगी, इन द सेंस यहां से आगे जितनी भी रे आएगी वो वापस यही मीडियम में होगी, मतलब ये चीज इधर भी ऐसे होगी और इधर भी ऐसे होगी, राइट, और इसको मैं 45 मान लेता हूं, राइट, फाइनली ऐसे बहुत सारी रेज जाएगी, लेकिन शुरुआत की जो रेज होगी वही बाहर की साइड जा पाएगी, और देखो तुम लोग एक बात कि यहां से जितनी भी रेज आएगी मतलब ये सारी चीजों भी ब्राइट दिखेगी, ठीक है, सारी चीजें, सारी रेज यहां जाएगी, बट इससे जो आगे वाली रेज है वो नहीं जा पाएगी, राइट, इनफाइनाइट रेज रहती है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये बात क्लियर हो गई, मतलब मुझे यहां से यहां वाला एरिया निकालना है, यहां से यहां वाला एरिया, ठीक है। तो बाकी रेज आई गेस ये वाला डायग्राम क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से आएगा, तो बाकी जो रेज है उसको अपन मिटा रहे हैं, काम की रेज है ना, काम की रेज को हम एक बार वापस बना लेते हैं, इस तरीके से है, यहाँ पर बल्ब है, लेट्स से 45 डिग्री और रेज आ गई, उसी तरीके से ये 45 डिग्री रेज आ गई, ये है 45 तो ये भी 45, उसी तरीके से ये 45 तो ये भी 45, और अगर ये 45 ये 1 है तो ये भी 1, बहुत ही बढ़िया। और एक बात यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा, सोचो किस टाइप का एरिया बनेगा वो, जैसे अगर मैं तालाब में ऐसे देख रहा हूं और मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे देख रहा हूं, ये है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तालाब है, और अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो वो एरिया मुझे बच्चों ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो जो लाइट बल्ब रहेगा उससे कुछ इस टाइप से, क्योंकि रेडियस बन रही है, देखो आर आर आर, ये आर है, ये वाली वैल्यू आर के बराबर है, यहां पर बीच में मैंने सोर्स रखा हुआ है, तो अभी मैंने हॉरिजॉन्टल वाली बात करी है, मतलब ये वाली बात करी जो 1 मीटर है, 1 मीटर, उसी तरीके से यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, तो एक 1 मीटर रेडियस का सर्कल बन जाएगा। आई होप थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर रेडियस का कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा, और उसी का तुम्हें एरिया निकालना है, तो भाई सर्कल का एरिया निकालने के लिए तो हम एक्सपर्ट ही है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इज इक्वल टू 1 उसका स्क्वायर, तो पाई मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, अगर ये 1 मीटर है तो, राइट। अब सोचो तुम लोग, तुम्हें कोई भी रैंडम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1√2 के अलावा कुछ भी, तुम लोगों को ये निकालना आता है, ये आता है, ये आ गया तो रेडियस आ जाएगी क्योंकि ये दिया होगा,
मतलब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से 1 मीटर, तो इसकी रेडियस आ गई तो एरिया आ गया, बस और कुछ नहीं। अब इन्हीं सवालों में घुमा फिरा के तुम्हें कोई भी चीज पूछ ले, जैसे इसी सवाल को अगर मुझे थोड़ा और टफ करना है तो मैं क्या करूँ। अब देखो सोचो तुम लोग, अगला सवाल तुम्हें करना है, अगर ये हो गया तो, एंड कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। अब सोचो कि यही सवाल है, मुझे एरिया ऑफ ब्राइट पैच ही निकालना है, बट मुझे ऐसा दे दिया कि ये कुछ ऐसा है और यहां पर ट्यूब लाइट है 5 मीटर की, ठीक है। डेटा कुछ भी आ सकता है बट हमें समझना है, और ये डिस्टेंस भी है 1 मीटर। सोचो भाई क्या होगा, ये भी वापस √2 या वापस 1। ट्राई करो इसको, बहुत ही बढ़िया सवाल। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ब्राइट पैच, है ना, आसान सवाल है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाना है उसके अंदर जो लगाया था वही, राइट। चलिए आई गेस ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो अपन इसको ऐसा कर लेते हैं। ये ट्यूबलाइट है, राइट। तो अब सोचो आगे जाके हम पढ़ेंगे एक चीज की, जो ट्यूबलाइट होती है वो कैसे बनती है। ट्यूबलाइट रियलिटी में जो ट्यूबलाइट है वो कैसे बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये जो पेन चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, अपन पेन वगैरह चलाते हैं वो कैसे चलती है, वो बहुत सारे डॉट को मिलके, बहुत सारे ऐसे इन्फिनिट डॉट है जो एक साथ है, जो जोड़ जोड़ के लाइन बनाते हैं, ठीक है। माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो समझ में आएगा। ऐसे जैसे इसकी बात अगर मैं करूं तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस ट्यूबलाइट के अंदर इनफाइनाइट छोटे 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 बल्ब है, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, होगन्स प्रिंसिपल बोलते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जैसे ये रे है, वैसे ही वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द सोर्स विल एक्ट एज अ डिफरेंट सोर्स, सेकेंडरी सोर्स की तरह वो एक्ट करेगा, ठीक है। ठीक, कोई भी टाइप का सोर्स है उसका हर एक पॉइंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि ट्यूबलाइट है वो इनफाइनाइट छोटे छोटे बल्ब से बना हुआ है, ऐसे 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 बहुत सारे बल्ब है यहाँ पर, बहुत सारे बल्ब को मैंने जोड़ दिया तो फिर ट्यूबलाइट बन गई, क्या बड़ी बात है, ठीक है भाई। तो हमें वापस एरिया निकालना है। तो अब सोचो तुम लोग कि हम बात करते हैं सिर्फ ये वाले बल्ब की जो एकदम इस वाले एंड पे है, और इस एक वो वाले बल्ब की जो एकदम उस वाले एंड पे यहाँ पर, ठीक है। पहली बात, ये 1/√2 1 और 1√2 है, तो अपन को पता है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 है। अब देखो बस फर्क क्या है वही मैं बताऊंगा, बाकी सब आसान है। यहाँ वाला सोर्स है उसकी वजह से सर्कल कुछ बनेगा, वो हमें पता है 1 मीटर रेडियस का। यहाँ वाला है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी एक सर्कल बनेगा यहाँ पर जिसकी रेडियस होगी 1 मीटर, और यहाँ वाला जो है उसकी वजह से भी एक ऐसे सर्कल बनेगा, उसकी रेडियस भी होगी 1 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बना लेना, राइट, ऐसे बनेगा। और आगे की, क्योंकि आगे की जो लाइट है यहाँ के बाद वो क्या हो रही है, वापस इसी मीडियम में आ रही है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, इन द सेंस कि ये वाला जो एरिया है ऊपर वाले तालाब का, वहीं पे मुझे ब्राइट पैच दिख रहा है, वहीं पे मुझे लाइट दिखाई दे रही है, ये वाले ऊपर वाले एरिया में, राइट। अब सोचो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाऊं तो ये कैसा दिखेगा। भाई तुम्हें पता पड़ रहा होगा, रे ऑप्टिक्स इज नथिंग बट कॉमन सेंस, थोड़ी थोड़ी रेज बनानी है, ठीक है, ट्राई करते रहना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या है भाई, इसमें जियोमेट्री लगानी है भाई, दिमाग लगाना है थोड़ा। एक ही यूज आया उसका, क्रिटिकल एंगल का, यहाँ से 45 आ गया तो पता चल गया कि रेडियस की वैल्यू 1 मीटर आ गई, ठीक है। डेटा सेम रखा है 1 मीटर 1 मीटर, ताकि पता चले। बाकी डेटा कोई भी दिया हो तो उसके हिसाब से मैंने जैसे बताया रेडियस निकाल सकते हो साइन सी की वैल्यू से। तो सोचो कि अगर मैं इस वाले एंड की बात करता, तो इस वाला अगर लेट्स से कि ये ट्यूबलाइट है इतनी, मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसी ट्यूबलाइट दिखेगी, राइट। तो जो सबसे लेफ्ट वाला पार्ट है वो जो ऊपर बनाएगा, अब सोचो ये पार्ट होते ही नहीं और सिर्फ ये होता, तो लास्ट वाले सवाल में हमने किया था ना, कुछ ऐसा सर्कल बना था, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके जो बाजू वाला होगा वो क्या बनाएगा भाई, उसके बाजू वाला एक ऐसा सर्कल बनाएगा, जस्ट बाजू में है ना, ऐसा मान लेना है, मैंने थोड़ा ज्यादा दूर बना दिया बट जस्ट बाजू में, उसके बाजू वाला उसके जस्ट बाजू में, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया। और जो लास्ट वाला होगा उसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। मैंने तो देखो इतने ही सर्कल बनाया, लेकिन बस इनफाइनाइट सर्कल। अब जैसे तुम लोग के पास चौक वगैरह रहता तो चौक वगैरह से मैं अच्छे से समझाता, चौक को कभी बोर्ड पे ऐसे फ्रिक्शन नहीं है भाई यहाँ पर, तो क्या करें अपन, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चौक को ऐसे रख के अगर तुम लोगों ने कभी ऐसे ट्राई किया है क्लासरूम के अंदर, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया रहेगा कि इस टाइप का सरफेस बनता है, ऐसे ऐसे करना,
ठीक है, तो ऐसा एक बन जाएगा। अब इसका एरिया निकालने में क्या बड़ी बात है, ये देखो ये रियलिटी में एरिया कैसा है, ये ऐसा है, ये ठीक है। दोनों साइड सेमी सर्कल है और बीच में रेक्टेंगल है। ध्यान से देखो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, और ये कितना है, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि ये अगर सर्कल है 1 मीटर का तो ऐसे भी तो 1 मीटर रहेगा, राइट। तो ये वाली लेंथ कितनी है, 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर रहेगा, क्योंकि रेडियस है 1 मीटर, ये सर्कल ही तो है, तो ये डायमीटर हो जाएगी 2 मीटर। तो क्या है भैया, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया कितना है, अभी हमने निकाला था, अगर पूरा सर्कल, डेटा सेम ही है ना, इसलिए तो सेम लिया है, बस ये बहुत सारे सोर्सेस हो गए, ट्यूबलाइट दे दी भाई तो टफ हो गया, 2 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, π/2, क्योंकि पूरे एरिया का पाई आ रहा था, उसी तरीके से इसका भी π/2, और ये तो भाई रेक्टेंगल है, उसका क्या हो जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 + π/2 + π/2 विच विल बी 10 + π। ठीक है भाई, तो ये है अपना पूरा TIR। तो इसकी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर की, जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन।